गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने आखिरी लेक्चर में, आखिरी रिकॉर्डिंग के अंदर अव्यय पद जो संस्कृत भाषा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका कुछ अध्ययन किया था। अव्ययों के अर्थ के बारे में, अव्यय की परिभाषा के बारे में, अव्यय क्या क्या हैं और संस्कृत भाषा में किस तरह अव्यय का प्रयोग किया जाता है, उसमें कुछ अव्ययों के बारे में हम लोगों ने बहुत गहनता के साथ अध्ययन कर लिया था। आज फिर हम बात करते हैं बचे हुए कुछ अव्यय पदों के बारे में। इसमें 30 तक हमने पढ़ लिया था, इसके बाद है 31। कुत्र। कुत्र शब्द से प्रश्न का निर्माण भी होता है। कुत्र का अर्थ हिंदी भाषा में होता है कहाँ। कदा। कदा समय का बोध करवाने के लिए हिंदी में हम कह सकते हैं कब। कस्य। किसका। अब ये जो कस्य शब्द है ये पुल्लिंग शब्दों के लिए काम में आता है। जहां पुल्लिंग शब्द आंसर के रूप में हो वहां उन शब्दों के साथ प्रश्न बनाने के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कस्या। इसका मतलब भी किसका ही होता है, लेकिन फीमेल वर्ड्स के लिए, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है कति। समय का बोध करवाने के लिए, कति मतलब कितने, संख्या का बोध। जब कोई संख्यावाची शब्द आंसर में हो और उसका प्रश्न बनाना हो तो कति शब्द का प्रयोग किया जाना लाजमी है। इसके बाद है कुतः। कुतः मतलब कहां से, फ्रॉम वेयर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है श्वः। आने वाला कल। हयः अर्थात बीता हुआ कल। नेक्स्ट अव्यय है न। न यानी नहीं। आम, हाँ।
सर्वत्र, सभी जगह, सर्वदा, हमेशा, यत, कि इंग्लिश में दैट शब्द जो होता है उसका अर्थ भी होता है कि, तो यहाँ संस्कृत में बोलेंगे यत, तो हमें हलंत है, उसका अर्थ बनेगा कि। यतो ही, क्योंकि, बिकॉज। यतो ही का मतलब बनेगा क्योंकि। इस तरह से ये हमारे संस्कृत के हुए। नेक्स्ट इसके बाद में है 45 नंबर पे नूनम। नूनम मतलब हुआ अवश्य ही। नेक्स्ट इसके बाद है खलु। खलु का मतलब भी है अवश्य ही, या निश्चित रूप से। नेक्स्ट अग्रे। अग्रे मतलब होता है आगे। अग्रे का मतलब होता है आगे। 48 नंबर पे है शीघ्रम। शीघ्रम मतलब जल्दी। शीघ्र मतलब जल्दी। ये सब छोटे छोटे शब्द हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है 49 नंबर पे मंदम। मंदम इसका मतलब हुआ धीरे धीरे। ठीक है। नेक्स्ट है तीव्रम। तीव्रम मतलब तेज, फास्ट, तेज गति से चलने वाला। वहां तीव्रम शब्द का प्रयोग है। इसके बाद है अधुना। अब या अभी। ठीक है। संप्रति, संप्रति का मतलब होगा इसी समय। नेक्स्ट इसके बाद में है इदानीम। इदानीम का मतलब भी हुआ अभी। इतः, इधर। ततः, इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ उधर और
बाद में। इसके दो अर्थ निकलते हैं, उधर या बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है पुरा। पुरा यानी प्राचीन, पहले। ठीक, इसके बाद है 57 नंबर पे अथ। किसी भी काम को प्रारंभ करना तो वहां पर अथ शब्द का प्रयोग होता है, प्रारंभ। किसी भी काम का एंडिंग होना, दी एंड, उसके लिए संस्कृत में बोलते हैं इति। उसके लिए बोलेंगे हम इति। स्टार्टिंग करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग और समाप्त करने के लिए इति शब्द का प्रयोग। इति मतलब अंत। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अव्यय पदों को सीख सकते हैं और अव्यय पदों के माध्यम से ही छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद 59 नंबर पे हम कुछ अव्यय और देखते हैं। च, दो शब्दों को जोड़कर बीच में जो और का प्रयोग किया जाता है वहां पर च का प्रयोग होता है। तो यहां लिख सकते हैं और। इसी तरह से दो शब्दों के बीच में पहले वाला या दूसरे वाला, इंग्लिश में बोलते हैं हम और, तो यहां संस्कृत में होगा अथवा। जैसे शब्द आया सुख दुख, तो हिंदी में बोलेंगे सुख या दुख, और संस्कृत में बोलेंगे सुख अथवा दुख। तो यहाँ पर अथवा शब्द का प्रयोग पहले और दूसरे शब्द के बीच में उसके अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। 61 नंबर पे माँ। संस्कृत में माँ का मतलब होता है मत, नकारात्मक अर्थ प्रकट करने के लिए। नकारात्मक अर्थ प्रकट करने के लिए। इसके बाद है सदा या सदैव। यहां होगा इसका मतलब हमेशा। एक वर्ड पहले भी मैंने आपको बता दिया है इसका। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहां पर अर्थ एक ही होता है बट उसके लिए शब्द अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा अन्यत्र। अन्यत्र यानी दूसरी जगह। 64 नंबर पे है। ये भी एक प्रश्न पूछने के लिए है, कथम। कथम मतलब होगा कैसा या कैसे। ठीक है, इसके बाद में 65 नंबर पे है कीदृशः। कीदृशः का मतलब भी होगा कैसा, लेकिन ये शब्द काम में आएगा पुल्लिंग शब्दों के साथ। इसी की जैसे स्त्रीलिंग में काम आएगा कीदृशी। कीदृशी का मतलब कैसी, मीनिंग वही अर्थ दे रहा है, लेकिन ये शब्द काम में आएगा स्त्रीलिंग यानी फीमेल वर्ड्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 67 नंबर पे है इसी के जैसा कीदृशम।
तीनों शब्दों का मीनिंग एक ही है। एक पुल्लिंग के लिए प्रयोग में होगा, दूसरा स्त्रीलिंग के लिए काम में आएगा, और तीसरा होगा नपुंसकलिंग के लिए। इसके बाद है 68 नंबर पे वृथा। वृथा का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ। व्यर्थ या बेकार। इसके बाद है विना। विना मतलब के बिना। सह। सह का मतलब साथ। इसके जैसे और भी कुछ शब्द हैं जिनका मतलब भी यही होता है। साकम, सार्धम, समम। इन तीनों शब्दों का मीनिंग भी यही होगा जो पहले लिखा हुआ है, साथ। ठीक है। इस तरह से जो अव्यय पद है, इन अव्यय पदों के साथ हम इनका प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं तो निश्चित रूप से वाक्य में एक सौंदर्यीकरण, वाक्य को प्रमुखता से बता पाना, ये तमाम चीज़ें उसमें हो पाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन शब्दों के साथ किस तरह वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम बता सकते हैं, संस्कृत में लिख देता हूँ, अव्यय पदानाम वाक्येषु प्रयुक्ताः, कि अव्यय पदों का वाक्यों में प्रयुक्त करना, अव्यय शब्दों की सहायता से वाक्य बनाया जाना, ताकि हम कुछ वाक्यों से हम अव्ययों को पहचान सकें कि किस तरह अव्ययों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। जैसे ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर परितः ये अव्यय पद हुआ। दूसरे नंबर पे जलम विना जीवनम संसारे नास्ति। कि जलम बिना जीवनम संसारे नास्ति, कि जल के बिना जीवन संसार में नहीं है। अगर जल उपलब्ध नहीं है तो संसार का कोई किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक तो अव्यय पद ये लगा, दूसरा अव्यय पद न लगा। यहाँ संधि किया हुआ है न प्लस अस्ति।
ग्रामम अभितः तड़ागौ स्तः। गांव के दोनों ओर तड़ाग मतलब तालाब हैं। त्वम विद्यालय कदा गमिष्यसि। त्वम यानी तुम, विद्यालय यानी विद्यालय, कदा यानी कब, गमिष्यसि यानी जाओगे। तो यहाँ पर कदा शब्द जो है ये भी एक अव्यय है। इससे प्रश्न बनता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनसे WH वर्ड की सहायता से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। पांचवा है अहम मम मित्रेण सह जयपुरम गच्छामि। अहम यानी मैं, मम मित्रेण यानी मेरे मित्र के, सह यानी साथ। अभी आपको लिखवाया हुआ था इसके पहले, ये रहा। सह का मतलब होता है साथ। मैं मेरे मित्र के साथ जयपुर जा रहा हूँ। तो इस तरह अव्ययों के प्रयोग से वाक्य के निर्माण में इनकी भागीदारी देखी जा सकती है, और बिना अव्ययों से हम शायद एक अच्छे वाक्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो अव्यय वाक्य उत्पत्ति के लिए, वाक्य के निर्माण में एक बहुत अच्छी सामग्री हो सकते हैं। धन्यवाद।